नमस्कार दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दें। इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैं अपने बेटे को उसकी बाप की तरह बिल्कुल नहीं बनाना चाहती थी। मैं उसको ऐसा माहौल देना चाहती थी बस वह सबसे प्यार मोहब्बत से रहे और अपनों की कदर करना सीखें। अपनी जिंदगी में मैंने जो कुछ सहा था वह कोई आम बात नहीं थी। मुझे अपनी पिछली जिंदगी का सोचकर मेरा पूरा बदन सिहर उठता था। खुदा ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो। अब सुनिए मेरी पूरी कहानी। मैं प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी, इसलिए आज डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मेरे पति को बाहर बैठने के लिए कहा, अंदर से कमरे को कुंडी लगा दी, फिर लाइट बंद की। मैं मां नहीं बन पा रही थी। डॉक्टर ने मेरा चेकअप करते करते मुझे मैं अस्पताल के रिसेप्शन एरिया में अपने पति के साथ बैठी थी, बेहद परेशान थी। मेरा पति मुझे घूर घूर कर देख रहा था। मैंने उस पर एक नज़र डाली और जल्दी से हटा ली। मुझे वहां पर बहुत बेचैनी सी महसूस हो रही थी। जब से मैंने यह सुना था कि इस अस्पताल में एक मेल डॉक्टर इलाज करता है, मैं कैसे किसी आदमी से ऐसे इलाज करवा सकती थी। मैं उस उलझन का शिकार थी कि न जाने वो मुझे कैसे कैसे सवाल करेगा, क्या कहेगा और मैं उसे कैसे जवाब दे पाऊंगी। मैंने अपने पति से कहा भी था वह मेरा इलाज किसी लेडी डॉक्टर से करवा दे, लेकिन वह कहने लगा, मैंने सुना है इस डॉक्टर के हाथ में बहुत जादू है। उसने आज तक जितनी भी औरतों का इलाज किया है, एक बार भी उसे नाकामी नहीं हुई है। लेकिन मैं तो बहुत परेशान थी। मैं अपनी इसी उलझन में उलझी हुई थी। तभी नर्स रिसेप्शन एरिया में आई और कहने लगी, रजिया कौन है? मेरा पति कहने लगा, यह मेरी पत्नी है। मैंने आसिफ का हाथ पकड़ लिया, वह भी मेरे साथ खड़ा हो गया। लेकिन नर्स ने कहा कि डॉक्टर पेशेंट को ही चेक करता है, पेशेंट के साथ किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं है। यह सुनकर तो मैं और भी ज्यादा नर्वस होने लगी थी। मैं चाहती थी कि आसिफ मेरे साथ डॉक्टर के पास जाए। आसिफ आपने मुझसे अपना हाथ छुड़ाया और मुझे समझाने लगा, जाओ अंदर, डॉक्टर की हर बात को ध्यान से सुनना और उसे सही सी जवाब देना। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं बहुत परेशान थी। जो बात मैं एक लेडी डॉक्टर से कर सकती थी, किसी भी मेल डॉक्टर से नहीं कर सकती थी। मुझे तो यह समझ नहीं आता था आखिर जच्चे बच्चे वाले रूम में किसी मेल डॉक्टर औरत का इलाज करना कहाँ तक सही है, जबकि बड़े बड़े शहरों में यह बातें गलत नहीं समझी जाती है। लेकिन मैं गांव से थी। शादी के बाद आसिफ के साथ शहर में रहने लगी थी, लेकिन मेरा संबंध गांव से ही था, इसलिए मैं बेहद झिझक रही थी। मैं उस नर्स के साथ डॉक्टर के रूम तक पहुंची। नर्स मुझे डॉक्टर के रूम के अंदर ले गई। सामने डॉक्टर को देखकर कुछ हैरानी सी हुई थी। उसके बारे में मेरे पति ने कहा था वह बहुत ही बूढ़ा डॉक्टर है। आज तक उसके हाथ से कोई भी केस खराब नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से तो डॉक्टर को काफी उम्रदराज होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो यह नौजवान सा डॉक्टर था, यही कोई मेरे हस्बैंड की उम्र का ही था। मुझे देखकर उसने मुझे सामने कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। जैसे ही मैं उसके सामने बैठी, उसने नर्स से कहा, कमरे से बाहर जाओ, मुझे मरीज को चेक करना है। जैसे ही नर्स कमरे से बाहर जाने लगी तो डॉक्टर ने कहा कि दरवाज़ा अच्छे से लॉक कर देना। यह सुनकर मेरा दिल और भी बेचैन हो गया था। नर्स ने मुस्कुराकर दरवाज़ा लॉक किया। वह कमरे से बाहर चली गई। पहले तो उस डॉक्टर ने मुझे सर से पैर तक बड़े गौर से देखा। फिर जो सवाल उसने मुझसे किया, मैं तो सुनकर ही शर्म से पानी पानी होने लगी थी। डॉक्टर कहने लगा, शादी को कितने साल हो गए हैं? मैंने कहा 5 साल। फिर पूछने लगा, पति से संबंध बनाते टाइम खुश होती हो या नहीं?
मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं उस सवाल का क्या जवाब दूं। शर्म की वजह से मेरी नजरें झुकी हुई थी। डॉक्टर ने अगला सवाल किया, प्रेग्नेंट होने के लिए कब से दवाइयां खा रही हो? मैंने कहा, पिछले 2 साल से। तो डॉक्टर ने कहा, क्या इससे पहले तुम प्रेग्नेंट हुई हो? मैंने कहा कि शादी के 1 साल के बाद ही मैं प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन मैं उस बच्चे को जन्म नहीं दे पाई थी, क्योंकि वह बच्चा जन्म लेने से पहले ही मैंने जानबूझकर उसे सच छुपा लिया था। मैं डॉक्टर को नहीं बता सकती थी। मेरा पहला बच्चा इस दुनिया में आने से पहले उसे मेरे ही पेट में मार दिया गया था। मेरी बात सुनकर वह कहने लगा, अच्छा ठीक है। फिर थोड़ी देर के बाद बोला, आप सामने बेड पर लेट जाइए, मैं आपका चेकअप करना चाहता हूँ। यह सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मैंने कहा कि मैं यूं आपसे चेकअप नहीं करवा सकती। मेरी बात सुनकर कुछ देर तक तो वह मुझे देखता रहा, फिर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, क्यों, क्या हुआ? क्या आप नहीं जानती कि आप एक मेल डॉक्टर से अपना इलाज करवाने आई हो? मुझे लगा जैसे उसके शब्दों में थोड़ा गुस्सा था। मैंने कहा कि आपको यहाँ पर एक लेडी डॉक्टर को भी रखना चाहिए था। वह कहने लगा कि आप मुझे सिखाएंगी कि मुझे अपने मरीज को कैसे देखना है और कैसे नहीं, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वह कहने लगा, यहाँ आने वाली हर औरत का मैं ही चेकअप करता हूँ। इनमें से तो कभी किसी को कोई एतराज नहीं हुआ। अगर आपको इतना ही एतराज था तो आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। आप बेकार में मेरा टाइम खराब कर रही हो। कहते ही डॉक्टर ने सामने रखी टेबल पर बेल बजाई और नर्स कमरे के अंदर आ गई थी। शायद वह दरवाजे की चाबी बाहर ही लगी हुई थी, जिससे उसने लॉक खोला। डॉक्टर ने नर्स से कहा कि उनके पति को अंदर बुलाइए। कुछ देर के बाद ही आसिफ नर्स के साथ अंदर आया। डॉक्टर ने उसे भी सामने कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। डॉक्टर ने कहा कि आपकी पत्नी मेरे साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है। यह कह रही है कि मुझे यहाँ पर एक लेडी डॉक्टर रखनी चाहिए थी। देखिए, अगर आपने मुझसे इलाज नहीं करवाना था तो मेरा टाइम खराब करने की क्या जरूरत थी? यह सुनकर आसिफ ने मुझे गुस्सैली नजरों से देखा था। डॉक्टर कहने लगा, आप उनको वापस ले जा सकते हैं। पहले आप अपनी पत्नी का मन बनाओ कि उसे अपना इलाज मुझसे करवाना है या नहीं। जब यह दिल से राजी हो जाएगी तो फिर आप लेकर आ सकते हैं। यह सुनकर आसिफ ने गुस्से से मुझे उठने को इशारा किया। मैं चुप से नजरें झुकाए कमरे से बाहर निकल आई। वापसी के पूरे रास्ते ड्राइव करते हुए आसिफ मुझे यही बातें सुना रहा था कि पिछले 5 सालों से मैं तुम्हारा बहुत इलाज करवा चुका हूँ, लेकिन तुम प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हो। हर जगह से मुझे मायूसी ही होती है। इस डॉक्टर की गारंटी है, उसके इलाज से औलाद गारंटी से हो जाती है और केस कभी खराब नहीं होता। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया था, लेकिन तुम्हारे तो नखरे शुरू हो गए हैं। आखिर चाहती क्या हो? तुम देखो, अगर तुम्हारी यही हरकतें रही ना तो मैं तुम्हें ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल दूंगा। मुझे हर हाल में अपने खानदान के लिए वारिस चाहिए। तुम जानती हो कि मुझे एक बच्चे की बहुत जरूरत है। मुझे इसी साल अपनी खुद की औलाद चाहिए। आसिफ के मुंह से यह बातें सुनकर मैं तड़प कर आसिफ की तरफ देखा। मैंने कहा, आसिफ, शादी के कुछ ही महीने के बाद मैं प्रेग्नेंट हुई थी। उस वक्त आपने मेरे साथ इतना जुल्म क्यों किया? आपने क्यों मेरी प्रेगनेंसी खराब करवाई? सारी खराबी उसी वजह से हुई है। अगर मैं बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही हूँ तो उसमें आपकी गलती है, मेरी नहीं। और आप चाहते हैं कि मेरा इलाज एक मेल डॉक्टर करे। मैं तो आज गुस्से से जैसे फट पड़ी थी। मैंने आसिफ से साफ कह दिया था कि मैं अपना इलाज किसी भी मेल डॉक्टर से नहीं करवाना। मेरी बात सुनकर आसिफ ने गाड़ी की स्पीड बहुत तेज बढ़ा दी। मेरा दिल पहले से ही डरा हुआ था।
मैं जानती थी वह गुस्से में ऐसा कर रहा है, इसलिए मैं चुप हो गई और खिड़की से बाहर देखने लगी। मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि वह बहुत तेज गाड़ी चला रहा था, लेकिन अगर मैं उसे कहती कि मैं डर रही हूँ, तो वह गाड़ी की स्पीड स्लो करे, तो वह और भी ज्यादा बढ़ा देता। ऐसा ही था। जज्बाती इन 4 सालों में उसे अच्छी तरह से जान गई थी कि मेरा किसी बात को इनकार करना आसिफ को गुस्सा दिला देता था, और गुस्से में वह पागल हो जाता था, फिर उसे कुछ भी नजर नहीं आता। आसिफ का गुस्सा सहने के लिए मजबूर थी, उसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं एक बहुत ही गरीब खानदान से थी। वैसे तो मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, लेकिन इकलौते बच्चे का जो लाड प्यार होता है, वह मुझे नहीं मिला था। लाड प्यार भी बच्चों को तभी मिलता है जब घर में खुशहाली होती है। हमारे घर में तो मैंने बहुत गरीबी देखी थी। जब मैं बहुत छोटी थी तो पापा का एक्सीडेंट हो गया था। उनकी दोनों टांगें उस एक्सीडेंट में चली गई थी। तब से मेरी माँ दूसरों के घरों में काम करती थी और तभी घर में चूल्हा जलता था। पापा के अंदर जिंदगी जीने की उमंग खत्म हो चुकी थी। वह चारपाई पर पड़े पड़े अंदर ही अंदर रोते रहते थे। जब मैं 15 साल की हुई तो पापा इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। मेरी माँ तो पहले ही काम करती थी। पापा के जाने के बाद उन्होंने वैसे ही काम करना था, क्योंकि कमाने वाला अब कोई नहीं था, और कमा कर ही मुझे पाल रही थी। 7वीं क्लास के बाद ही मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। मुझे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी, जबकि मेरी माँ ने एड़ी से चोटी तक का जोर लगाया था ताकि मैं पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं। लेकिन मेरा मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। घर अपना था इसलिए इतनी ज्यादा परेशानी नहीं होती थी। मम्मी को जो भी पैसे मिलते थे, जैसे तैसे करके वह मेरी फीस भर देती थी और आगे भी मुझे पढ़ाना चाहती थी। वह मुझे समझाती थी, पढ़ाई के बिना जिंदगी कुछ भी नहीं है। माँ ने कहा कि मेरी तो जैसे तैसे जिंदगी कट गई है, लेकिन मैं तुम्हें खुशहाल जिंदगी देना चाहती हूँ। पढ़ लिख जाओगी तो अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी, किसी की मोहताज नहीं रहोगी। लेकिन मैंने कभी भी पढ़ाई में दिल नहीं लगाया। माँ के काम पर जाने के बाद मैं भी अपनी सहेलियों के साथ घूमने फिरने निकल जाया करती थी। अब माँ ने मुझे पढ़ाई के लिए परेशान करना बंद कर दिया था, क्योंकि वह भी समझ चुकी थी कि अब मैं पढ़ाई नहीं करूंगी। अब जिंदगी यूं ही बीतने लगी और मैं 20 साल की हो चुकी थी। मम्मी की एक सहेली थी जो अब शादी के बाद शहर में रहने लगी थी। मम्मी की सहेली का मायका हमारे ही गांव में था। एक बार जब वह अपने मायके आई तो मम्मी से भी मिलने आई थी। वह अपने इकलौते बेटे आसिफ के लिए मुझे पसंद कर गई थी, जबकि मेरी माँ ने उनसे कह दिया था कि हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन मम्मी की सहेली को मैं बहुत पसंद आ गई थी, और वह वैसे भी मम्मी का बोझ भी हल्का करना चाहती थी। क्योंकि मम्मी अब बीमार रहने लगी थी, इसलिए अपने बेटे आसिफ के साथ मेरी शादी कर दी। मेरे आसिफ की शादी को 5 महीने हो चुके थे कि मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। मैं अपने बीते हुए कल की दुनिया से एकदम से चौंक कर निकली थी, क्योंकि गाड़ी घर के सामने बड़ी जोर की ब्रेक लगने पर रुकी थी। मेरा सर सामने बोर्ड से टकराते टकराते बचा था। मेरे उतरने से पहले ही आसिफ गाड़ी से उतरा और गाड़ी का दरवाज़ा बड़े जोर से बंद कर दिया और घर के दरवाजे का ताला खोलने लगा। यह देखकर मैं समझ गई थी कि आज फिर मेरी शामत आई है। मुझे तो यह इंसान कोई दिमागी मरीज लगता था। जब से मेरी शादी हुई थी, मुझे जिंदगी में कोई खुशी नसीब नहीं हुई थी। मुझे यह बात समझ नहीं आई थी कब कोई बात उस इंसान के दिमाग के खिलाफ हो जाए और यह मेरी जिंदगी को जहन्नम बनाकर रख देगा। जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुई,
उसने मुझे बाजू से दबोचकर पकड़ा और घसीटते हुए अंदर कमरे में ले गया। मुझे बेड पर पटक दिया और कहने लगा, बहुत ज्यादा जुबान चलाने आ गई है ना, तुम जानती हो कि मुझे बहस पसंद नहीं है। यह बात तुम अच्छी तरह से जानती हो, फिर भी आज माफ कर रहा हूँ। आगे से मेरे सामने तमीज के साथ पेश आना। एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, मैं कल तुम्हें दोबारा उस डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। अंदर तुम चुप से उस डॉक्टर से चेकअप करवा लेना। जिस तरह गुस्से से आसिफ मुझसे कह रहा था, मैं जानती थी कि अगर मैं उसकी बात से मना करूंगी तो वह मेरे मुंह पर थप्पड़ों की बरसातें करेगा। वह ऐसा ही था, जिद्दी, जुनूनी। गुस्से में उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता था, इसलिए मैंने भी अपनी जुबान बंद रखी और कुछ भी नहीं कहा। अगले दिन वह मुझे डॉक्टर के पास दोबारा ले गया। जब मैं उस डॉक्टर के कमरे में गई तो वह मुझे देखकर गुस्से से मुस्कुराने लगा था। फिर कहने लगा, बेड पर लेट जाओ। मैं इस तरह चुप से लेट गई। उसके बाद जब उसने कमरे की लाइट बंद की तो मेरे होश उड़ गए थे। मैं सोचने लगी, यह कौन सा चेकअप था जो डॉक्टर लाइट बंद करके मेरे साथ करना चाह रहा था। मैंने कहा, आपने लाइट क्यों बंद कर दी? वह कहने लगा, मेरे इलाज का यही तरीका है। यह कहकर डॉक्टर मेरे पास आ गया। उस कमरे में हल्की हल्की सी रोशनी थी, वह भी शायद खिड़की से आ रही थी। मेरा दिल बुरी तरह से घबरा रहा था। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज थी। अब वह मेरे बहुत करीब आ चुका था। फिर उसके बाद जब मेरी शादी आसिफ से हुई, वह दोनों माँ बेटा ही थे। आसिफ का ना कोई भाई था, ना बहन थी। उसके पापा भी जिंदा नहीं थे। मेरी सास बहुत अच्छी थी, लेकिन आसिफ का व्यवहार मेरे साथ ऐसा था, कभी आग तो कभी पानी। उसके कैरेक्टर से मैं परेशान होकर रह गई थी। कभी कभी तो मेरी बड़ी बड़ी बात को भी नजरअंदाज कर जाता था और कभी कभी जरा सी बात पर भी लड़ने झगड़ने लगता था। जब तक मेरी सास जिंदा थी, आसिफ से मेरी खातिर लड़ जाती थी। कहती थी, क्यों तुम इस बेचारी के पीछे पड़े रहते हो? वह तो तुम्हारे सामने उफ तक भी नहीं करती। खुद में थोड़ा बदलाव लेकर आओ, अब तुम शादीशुदा हो। हर टाइम गुस्सा और झगड़ा अच्छी बात नहीं होती। शादी को 1 महीना बीत गया था। 1 महीने में ही मैं आसिफ से तंग आ चुकी थी। उस 1 महीने के टाइम में कई बार मैंने मिन्नतें करते करते रोते हुए आसिफ को मनाया था। अगर वह किसी बात पर नाराज हो जाता, जब तक मैं उसके सामने रोते हुए हाथ जोड़कर माफिया नहीं मांगती, वह बिल्कुल भी नहीं मानता था। 1-2 बार वह ने मुझ पर हाथ भी उठा चुका था। छोटी छोटी बातों पर भी वह इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता था। मेरे ऊपर हाथ उठा देता था। कभी कहता कि तुम मेरी शर्ट सही तरीके से प्रेस नहीं करती हो। कभी कहता कि तुम चाय अच्छी नहीं बनाती हो, जबकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती थी। जैसा उसे पसंद है, मैं वैसा ही काम करूं, लेकिन वह किसी तरह से राजी नहीं होता था। शादी के कुछ महीने के बाद ही जब मैं पहली बार प्रेग्नेंट हुई तो जो हाल मेरा आसिफ ने किया था, सुनने वालों की शायद आत्मा तक कांप उठेगी। उन दिनों जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, इसलिए मेरी सास मुझे मेरे घर के पास कहीं अस्पताल में डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने मेरी एक टेस्ट करवाई और खुशखबरी सुना दी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं भी यह खबर सुनकर बहुत खुश हो गई थी। हो सकता था जब यह खबर आसिफ को मालूम होगी तो वह भी सुधर जाएगा, मेरा ख्याल रखने लगेगा, लेकिन यह मेरी एक गलतफहमी थी। जैसे ही मेरी सास ने आसिफ को यह खबर सुनाई तो एकदम ही वह गुस्सा हो गया था। उसकी आंखें गुस्से से लाल होने लगी। मुझे लगता था जैसे वह अपने आप में गुस्सा बर्दाश्त कर रहा हो। दिल ही दिल में गुस्से को पी रहा था। यह देखकर मैं बुरी तरह से डर गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था उसे यह खबर सुनकर गुस्सा क्यों आया। यह तो खुशी की बात थी।
रात को जब मैं कमरे में आई तो वह बहुत सिगरेट पी रहा था। पूरा कमरा धुएं से भरा हुआ था। जब मैंने टेबल के साइड पर देखा तो सिगरेट के बुझे हुए टुकड़ों से भरी पड़ी थी। मुझे कमरे में आते हुए देखा तो कहने लगा, हमारी शादी को अभी कुछ महीने हुए और तुम्हें बच्चा पैदा करना है। गांव की जाहिल औरत, कुछ तो जिंदगी एंजॉय करने का तरीका सीखो। अभी से बच्चे की जिम्मेदारियों में मुझे नहीं पड़ना। उसके मुंह से यह सब सुनकर मैं हैरान सी रह गई थी। मैंने कहा, भी यह तो अल्लाह की देन है और उसमें तो अल्लाह की रज़ा शामिल होती है। मेरे न चाहने से नहीं हो सकता। मेरी बात सुनकर वह कहने लगा, लेकिन मेरी औलाद मेरे कहने से ही पैदा होगी, अल्लाह की मर्जी नहीं होगी। जब मैं चाहूंगा तब मेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा और जब मैं नहीं चाहूंगा तो कोई उसे इस दुनिया में नहीं ला सकता। आसिफ की जुबान से ऐसे शब्द सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा था। वह कहने लगा, अभी मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए। मैं 2 साल अपनी शादी को एंजॉय करना चाहता हूँ। कल मैं तुम्हें अस्पताल लेकर जाऊंगा और तुम्हारा ऑबॉर्शन करवा दूंगा। यह सुनकर मैं अचानक ही आसिफ की तरफ देखा था। मैंने कहा, आसिफ, मैं यह सब नहीं करवाऊंगी। यह तो एक गुनाह है। जो बच्चा इस दुनिया में आया ही नहीं, मैं भला उस बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही उसकी जान कैसे ले सकती हूँ? मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। आसिफ गुस्से से कहने लगा, तुम कौन होती हो इस बात का फैसला करने वाली? मेरी औलाद है, उसका फैसला भी मैं ही करूँगा। मुझे उसे अभी इस दुनिया में नहीं लाना। यह कहने के बाद उसने लाइट बंद कर दी और सो गया। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई कि ना जाने वहाब अब क्या करेगा। सुबह आसिफ के उठने से पहले ही मैं उठकर कमरे से बाहर निकल गई। मैंने सारी बात अपनी सास को जाकर बता दिया। आसिफ कमरे से बाहर आया और मुझे अस्पताल ले जाने के लिए कहा तो मेरी सास कहने लगी, आसिफ, वह कहीं नहीं जाएगी और खबरदार, जो तुमने बच्चे को खत्म करने के बारे में कुछ भी सोचा तो। आसिफ ने मुझे गुस्से से देखा था। मैं सहम कर अपनी सास के पीछे छुप गई थी। वह गुस्से में मुझे घूरता हुआ बाहर चला गया। 3 दिन तक वह घर नहीं आया था। अब मुझे आसिफ की फिक्र सताने लगी थी, क्योंकि गुस्से में आसिफ अंधा हो गया था। वह कुछ भी कर जाता। मेरी सास मुझे तो कुछ नहीं कह रही थी, लेकिन वह भी परेशान लग रही थी। 3 दिन के बाद आसिफ आया, तब भी उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। मैंने उसके लिए खाना निकाल कर रखा। उसने प्लेट उठाकर जमीन पर फेंक दी। कहने लगा, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। मेरी सास भी यह सब तमाशा देख रही थी और मुझे कहने लगी, जाओ तुम कमरे में चली जाओ। मैं अपने कमरे में चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। मेरी सास आसिफ को बड़े प्यार से समझा रही थी, लेकिन वह बिल्कुल चुप था। मैं जानती थी उसकी चुप्पी का मतलब क्या था। मैंने सोचा कि अब मैं उसकी बातों का कोई ऐतराज नहीं करूंगी। उसकी औलाद है, चाहे जिंदा रखे या मार डाले। जब मुझे जिंदगी यही आसिफ के साथ ही बितानी है, फिर मैं आसिफ के साथ लड़ झगड़ कर जिंदगी नहीं बिता सकती। जैसे ही आसिफ कमरे में आया, उससे पहले कि मैं उससे यह सब कहती, वह जो चाहे करे। लेकिन उसने तो मेरी बात ही नहीं सुनी। उसने मुझे जमीन पर धक्का दे दिया और फिर मेरे पेट पर जोर जोर से लाते घुसे बरसाने लगा। मैं चीखती चिल्लाते जा रही थी। कहने लगा, मैं बहुत आसानी से इस झंझट को खत्म करवाना चाहता था, लेकिन मैं भूल गया था कि तुम मुझसे जिद करोगी। तुम्हारा यही हाल करूंगा। अब मैं इसी तरह इस झंझट को खत्म कर दूंगा। मेरी सास मेरी चीख पुकार सुनकर दरवाजा बजाने लगी। मेरी चीखों से पूरा कमरा हिलकर रह गया था। वह मेरी चीखों को सुनकर परेशान हो रही थी और रोकर दरवाजा बजा रही थी। वह आसिफ से विनती कर रही थी, आसिफ, प्लीज दरवाजा खोल दो, यह जुल्म मत करो।
लेकिन उसने कमरे का दरवाज़ा नहीं खोला तो नहीं खोला। उसने मुझे इतना मारा, मैं बिल्कुल बेजान हो चुकी थी। मेरी चीख इतनी तेज थी कि आस पड़ोस के कई घर भी चीख सुन रहे थे। मेरी सास कमरे के बाहर खड़ी रो रही थी, कमरे का दरवाज़ा बजा रही थी, आसिफ से कह रही थी, आसिफ खुदा के लिए यह जुल्म मत करो, दरवाज़ा खोलो। आसिफ ने दरवाज़ा नहीं खोला। आसिफ खुदा से डरो, तुम क्या कर रहे हो? लेकिन आसिफ अपने दरवाज़ा जब तक नहीं खोला, जब तक उसने मेरे अंदर नन्हे मुन्ने बच्चे को खत्म ना कर दिया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। आसिफ ने कमरे का दरवाज़ा खोला, कमरे से बाहर चला गया। मेरी सास दौड़ती हुई मेरे पास आई, लेकिन मेरी हालत देखकर बुरी तरह से घबरा उठी। मुझे लग रहा था मैं आज ही मर जाऊंगी। मेरी सांस उखड़ने लगी थी। मेरी सास रोती हुई आसिफ के पास गई और हाथ जोड़कर बोली, खुदा के लिए उसे अस्पताल लेकर चलो। लेकिन आसिफ तो पत्थर का बन बैठा था। मेरी सास ने फोन करके एम्बुलेंस को बुलाया और मुझे अपने साथ अस्पताल ले गई। 3 दिन अस्पताल में रहे, उसके बाद घर वापस आ गई थी। आसिफ ने मुझसे बिल्कुल भी बातचीत बंद कर दी थी। मैंने भी आसिफ से कोई बातचीत नहीं की थी। जो कुछ भी आसिफ ने मेरे साथ किया था, मेरा दिल चाहता था मैं इस पत्थर दिल आदमी की शक्ल भी ना देखूं। आज अपनी गलती का बुरी तरह से एहसास हो रहा था। मैं अपनी माँ की बात मानकर कुछ पढ़ लिख जाती तो मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता। मैं उस बंदे की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। उसे छोड़कर मैं कहीं भी छोटी मोटी नौकरी कर लेती, अपनी जिंदगी गुजार लेती। लेकिन अब मैं लाचार थी, उस आदमी के टुकड़ों पर पल रही थी। मेरे सर पर हाथ रखने वाला ना मेरा बाप था, ना मेरी माँ, और ना ही मेरे पास कोई हुनर या पढ़ाई थी। आसिफ मेरी इस मजबूरी का तो फायदा उठा रहा था। मेरी सास बहुत अच्छी थी, वही मेरा ख्याल रख रही थी, लेकिन वह भी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और खुद भी कई बीमारियों से लड़ रही थी। एक दिन आसिफ खुद ही मुझसे बात करने लगा। मेरा दिल तो नहीं था मैं आसिफ से बात करूं, लेकिन फिर भी मैंने अपने दिल को समझाते हुए आसिफ से बातचीत करना शुरू कर दी। फिर उसके अलावा और दूसरा रास्ता भी नहीं था, या तो आसिफ के साथ जिंदगी बिताती या फिर वापस अपने मायके चली जाती। मायके में मेरा कोई ठिकाना भी नहीं था, इसलिए दिल पत्थर का करके मैंने आसिफ से बातचीत करना शुरू कर दी। और जो कुछ हो चुका था, जो मैं खो चुकी थी, वह मुझे वापस नहीं मिल सकता था। 1 साल तक तो आसिफ मुझे ना जाने कौन कौन सी मेडिसिन खिलाता रहा, क्योंकि उसे बच्चा नहीं चाहिए था। इस बीच मेरी सास भी इस दुनिया से चली गई। उनके जाने से तो मुझे लगा जैसे मैं बिल्कुल अकेली हो चुकी हूँ। वह थी तो मेरी हिम्मत रहती थी। और आसिफ ऐसा था जैसे आज़ाद हो चुका था, क्योंकि पहले माँ के सामने कुछ नरमी सी बात कर लेता था, लेकिन अब तो उसे खुली छूट मिल गई थी। अब आए दिन मुझ पर हाथ उठाता था, कभी चिल्लाता था, कभी बर्तन तोड़ देता था। फिर एक दिन मुझसे कहने लगा, अब मुझे बच्चा चाहिए। यह सुनकर मेरा दिल दुखी हो चुका था। मेरे अंदर से यह ख्वाहिश ही खत्म हो चुकी थी कि मैं कभी माँ बनूं। जब आसिफ ने कहा कि मुझे बच्चा चाहिए, तो फिर उसने मुझे दवाइयाँ खिलाना छोड़ दी थी, लेकिन फिर भी मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। 1 साल और बीत चुका था। फिर आसिफ मुझे एक लेडी डॉक्टर के पास ले गया। लेडी डॉक्टर ने कहा कि प्रेगनेंसी में तुम्हारे साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से तुम कभी माँ नहीं बन सकोगी। मेरे पति ने मेरे साथ बहुत जुल्म किया और ज्यादती की थी। शायद इसी वजह से खुदा ने यह खुशी मुझसे छीन ली थी। फिर मुझ पर ये राज भी खुल गया कि आसिफ को औलाद क्यों चाहिए थी। असल में मेरी सास अपनी सारी जायदाद आसिफ के बजाय अपने पोते या पोती के नाम कर गई थी। इसलिए आसिफ को जो भी औलाद होगी, वही सारे जायदाद की असल हकदार होगी।
जब तक आसिफ की कोई औलाद नहीं हो जाती, जब तक सारी जायदाद सरकार के कब्जे में रहेंगी। आसिफ को सिर्फ थोड़े बहुत खर्चे दिए जाते थे। इसी गुस्से में एक दिन आसिफ मुझसे लड़ते लड़ते कह दिया था, और मैं समझ गई थी उसे औलाद से कोई दिलचस्पी नहीं थी, उसे तो सिर्फ जायदाद चाहिए थी, जो उसकी माँ ने आसिफ के आने वाली औलाद के नाम की थी। और फिर उस डॉक्टर के बारे में आसिफ को मालूम हुआ तो मुझे उसके पास ले गया। डॉक्टर अंधेरे कमरे में जब मेरे पास आया और उसने मुझे एक इंजेक्शन लगाया, जिसे मैं बेहोश हो चुकी थी। मैं नहीं जानती थी कि मैं कितने दिन तक बेहोश रहती, लेकिन जब मुझे होश आया तो उस अस्पताल के एक प्राइवेट रूम में थी। मेरे हाथ पर ड्रिप लगी हुई थी। मुझे अपना जिस्म बहुत बेजान सा महसूस हो रहा था, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं था। कुछ देर के बाद ही डॉक्टर उस कमरे में आकर फोन पर किसी से बात कर रहा था। कह रहा था, जी हाँ, सब काम ठीक ठाक हो चुके हैं। अरे आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है। यह बात सुनकर तू मेरा दिमाग चकरा कर रह गया था। आखिर मैं कब से इस अस्पताल में थी और कब से मैं बेहोश थी, और मेरे साथ आखिर क्या हुआ था? मुझे तो कुछ भी याद नहीं था। आखिर मेरे साथ क्या हुआ था? मैं बेहोशी की हालत में ही प्रेग्नेंट हो चुकी थी। एक के बाद एक सवाल मेरे दिमाग में घूमने लगे थे। उस डॉक्टर ने जब मुझे होश में देखा तो मुस्कुराने लगा, कहने लगा, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? ठीक तो है ना आप? मैंने उसे गुस्से से देखा था। मैंने कहा, अभी आपने किसके बारे में बात की? कौन प्रेग्नेंट हो चुकी है? डॉक्टर मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगा, कहने लगा, आपका ही तो इलाज कर रहा था। आपके पति की परमिशन से मैंने आपका इलाज किया। मैंने कहा, कब से बेहोश हूँ? क्या हुआ था मेरे साथ बताइए। क्योंकि मुझे तो लेडी डॉक्टर जवाब दे चुकी थी कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती हूँ। वह कहने लगा, आप सिर्फ 3 दिन से बेहोश है। हमने आपका अंदरूनी इलाज किया है। आपके पति को औलाद चाहिए थी और एक नेचुरल तरीके से होना मुश्किल लग रहा था, इसलिए यह सब किया गया। वह हो गया जो आपका पति चाहता था। यह सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वह आपसे अब नफरत होने लगी थी कि यह कैसी अंधेर नगरी है। वह अपनी बात मनवाने के लिए किसी हद तक जा सकता है। मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ मैं हैरान हो गई थी। 9 महीने के बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया। जिस दिन मेरा बेटा पैदा हुआ, उस दिन आसिफ अपने ऑफिस में था। जब फोन पर डॉक्टर ने उसे खबर सुनाई तो वह तेज रफ्तार से ड्राइव करते हुए अस्पताल पहुंच रहा था। रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो गया। उसे बच्चे का 1 मिनट देखना भी नसीब नहीं हुआ था। मौके पर ही उसकी मौत हो चुकी थी। मुझे उसके मर जाने का कोई अफसोस नहीं था। वह जिस तरह की बातें करता था, यानी खुद को खुदा से ऊपर समझने लगा था। खुदा को ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि जिंदगी और मौत पर सिर्फ खुदा का हक है। ऐसे ही कुछ दावा वह भी कर रहा था, जब वह चाहे बच्चे को दुनिया में ला सकता है, जब चाहे उसे मार सकता है। लेकिन यह नहीं जानता था इंसान से बढ़कर जो है, वह खुदा है। उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मैंने अपने बेटे को चूम करके सीने से लगाया था। आसिफ की बॉडी को घर लाया गया था। उसको दफना भी दिया गया था। लेकिन मेरी आंखों से एक आंसू भी नहीं निकला था। सब लोग ये समझ रहे थे कि मुझे आसिफ की मौत का सदमा लग गया है, इसलिए मेरी आंख से आंसू नहीं निकल रहा। लेकिन मुझे कोई सदमा नहीं लगा था। मुझे आसिफ के जाने का कोई दुख नहीं था। आसिफ के जाने के बाद जिंदगी धीरे धीरे अपने रास्ते पर आने लगी थी। मैं अपने बच्चे की परवरिश में दिनरात जी जान लगा चुकी थी। मेरी सास ने मरने से पहले सारी प्रॉपर्टी अपने पोते के नाम कर गई थी। अब अपने बेटे को ही अपने जीने का मकसद बना लिया था।
तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।